अच्छा, मोल फ्रैक्शन हुआ था ना अपना, ठीक है। उसके बाद देखो, मैंने तुमको बोला था कि अपने पास दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालने के लिए एक्चुअली अपने पास तीन चीजें होती है। एक तो होता है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल एम से लिखते हैं। एक होता है मोलैलिटी, जिसको हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है नॉर्मेलिटी, बट ये अपने पोर्शन में नहीं है फिलहाल में, ठीक है। तो इसको नहीं देखना अपने को, मोलैरिटी और मोलैलिटी में डील करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आई होप सबको क्लियर है, मोल्स निकालना N1 N2 क्या थे ये सब, एटलीस्ट मोल्स निकालने तो आना चाहिए कि जब भी मैं कहीं पे N लिखूं इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऊपर क्या होगा, मास होगा, नीचे उस चीज का क्या होगा, मोलार मास, ठीक है। और बाकी चीजें जो मैंने तुमको बताई हैं, कोई भी चीज P1 V1 M1 या T1 लिखा हुआ है तो ये किसके लिए लिखा हुआ होगा, सॉल्वेंट के लिए, ठीक है। कोई भी चीज P2 V2 M2 T2 ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है तो ये सॉल्यूट के लिए लिखा हुआ होगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब मोलैरिटी और मोलैलिटी होता क्या है, तो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा। मैंने क्या बोला था तुमको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये इसका फॉर्मूला है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, या डेसीमीटर क्यूब। ये होता है तुमको तुम्हारा मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला। मोलैलिटी निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, अगेन सेम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ठीक है, क्या बताया था, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। खाली डिफरेंस ये है कि जब हम लोग वॉल्यूम लेके चलते हैं तो नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं, और जब केजी में लोगे तो सिर्फ सॉल्वेंट को लोगे, ठीक है, समझा? और दूसरा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो तुम लोग, मान लो अगर अपने पास मोलैरिटी है, ठीक है, मोलैरिटी मुझे निकालना है, तो मुझे पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, क्या बोला मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या फिर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मोल्स कैसे निकालते हो किसी भी चीज का, क्या होगा ऊपर, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इसका मोलार मास, ठीक है। और पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो जब तुम लोग इसको उल्टा करोगे तो वापस से क्या मिलेगा, इसके नीचे 1 है, ये चला जाएगा ऊपर और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यही उस दिन मैं तुमको समझा रहा था कि ये फॉर्मूला तुमको ऐसे भी लिखा हुआ दिख सकता है, मास ऑफ सॉल्यूट मोलार मास इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझा? ठीक है। तो सेम वही मोलैलिटी के साथ भी हो जाएगा, खाली यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या बोला था मैंने, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू इन केजी, बस इतना ही फर्क है। लिखा था कुछ उसके ऊपर नोट्स वगैरह तुम लोगों ने नहीं, तो ये देखो, मोलैरिटी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब या फिर लीटर। अगेन इसका अगर मैं डिराइव करूं तो मास ऑफ सॉल्वेंट
मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हो। और नीचे देखो मोलैलिटी का भी है, ठीक है। पहले मैंने क्या बताई थी डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसी को अगर मैं डिराइव करके लिखूं तो इस साइड देखो मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो तुम लोग जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हो, दोनों तुमको यूज में आएगा। अगर एक अच्छे से क्लियर है तो बाकी ये लिखने की जरूरत भी नहीं है तुमको, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया मोलैरिटी मोलैलिटी का डेफिनेशन, नहीं तो न्यूमेरिकल में तो आते ही, ठीक है। लिखना स्टार्ट। सॉल्यूट में जब तुम सॉल्वेंट ऐड करते हो तभी जाके ये सोल्यूशन बनते हैं, राइट है। बट ये सोल्यूशन ना 3 टाइप के होते हैं अगर केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है। अगर जितना सॉल्वेंट है, ठीक है, अब अपन पानी में उतनी ही शक्कर नहीं मिलाते हैं जितना पानी है, ठीक है। खाली एक टिपिकली मीठा हो जाए उसके लिए हमको एक अंदाजा रहता है कि इतना अमाउंट मिला दूंगा तो मीठा हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर आएगा भी, ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है अगर उतना ही तुम सॉल्यूट डाल रहे हो, ठीक है। जैसे तुमको कोई पर्टिकुलरली सोल्यूशन बनाना है और तुमको पता है कि इतने सॉल्वेंट में इतना ही सॉल्यूट लगेगा, अगर तो पता है कि प्रॉपर अमाउंट में जितना सॉल्यूट है सॉल्वेंट के लिए उतना काफ़ी है, ठीक है। तो मान लो कि तुमको एक अंदाजा है कि हाँ ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन बनेगा। कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग सॉल्यूट का अमाउंट कम कर देते हैं, जैसे खाते टाइम कभी बोलते हैं ना नमक कम है, ठीक है। तो मान लो कि सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया, ठीक है। कुछ सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। बोलते हैं ना नमक ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया, उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी अपने को। तो केमिस्ट्री में इन्हीं सोल्यूशंस को अलग अलग नाम दिया गया है। अगर प्रॉपर सोल्यूशन बना हुआ है तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। अगर सॉल्यूट का अमाउंट कम हो गया है तो उसको तुम क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और अगर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया है तो वो क्या हो जाता है, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्लियर है, समझा सबको। सॉल्यूट सॉल्वेंट अगर एकदम अच्छा सोल्यूशन बना रहे, एकदम प्रॉपर, कुछ कम ज़्यादा नहीं है, एक बैलेंस अगर सोल्यूशन बनता है दैट इज सैचुरेटेड। सॉल्यूट का अमाउंट कम हो जाता है सोल्यूशन में तो अनसैचुरेटेड, सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाता है सोल्यूशन में तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बोल बोल सकते हो बिल्कुल। इसको तुम दूसरे वर्ड में डाइल्यूट भी बोल सकते हो, इसको दूसरे वर्ड में कॉन्सेंट्रेटेड भी बोल सकते हो, सही। और ये तुम्हारी बैलेंस एकदम सोल्यूशन, समझा। क्या होता है मालूम है, जैसे मान ले तेरे पास एक बीकर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें हम लोग शुगर डाल रहे हैं और उसको मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो शुगर इसमें तभी तक मिक्स होगा जब तक कि ये प्रॉपरली बैलेंस ना हो जाए। अगर तुम एक्सेस में अगर शुगर डालने लगोगे, ठीक है, तो वो मिक्स तो हो जाएगा, लेकिन जब तुम उसको छोड़ दोगे ना, वो वापस से जो शुगर एक्सेस में जितना अमाउंट है उसका, वो यहाँ पे प्रेसिपिटेट होने लगेगा ऐसे बर्तन के साइड में, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अगर बढ़ जाएगा तभी भी दिक्कत है, कम हो जाएगा तभी भी दिक्कत है। तो जो इक्विलिब्रियम वाले सोल्यूशन है, राइट है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। अगर इक्विलिब्रियम से कम है तो क्या बोलोगे, और ज्यादा है तो क्या बोलेंगे। तो वही ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था, एक छोटा सा तुम लोग ऐसे टॉपिक लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, राइट। सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हम लोग सैचुरेटेड बोलेंगे, अनसैचुरेटेड या फिर सुपर सैचुरेटेड। क्या बोला देखो,
is defined as the solution that contains just the amount of dissolved solute necessary establishing equilibrium between dissolved and undissolved solute। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए अगर जितना सॉल्यूट की जरूरत पड़ती है, अगर तुम उतना ही सॉल्यूट डाल रहे हो तो उससे जो सोल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड बोला जाएगा। इट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और इट कंटेन्स एक्सेस ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। छाप लो फटाफट, राइट है। कोल्ड ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसका जब हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वाह वाह। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस उसमें होती है और जो वो ड्रिंक होती है जिसको तुम सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हो या थम्स अप बोलते हो या पेप्सी वगैरह बोलते हो, ठीक है, उसको केमिकल लैंग्वेज में कार्बोनेटेड वाटर बोला जाता है। ये भी शायद तुम लोग ने सुना होगा, या सोडा वगैरह जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं क्योंकि उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। लेकिन तुम लोग ने कभी नोटिस किया है कि अब जैसे ये बॉटल है थम्स अप की मान लो, तो उसमें खाली इतनी ही जगह खाली होती है अगर नया खरीदेंगे तो, ठीक है, राइट, इतनी ही जगह खाली होती है। बट इसको एक बार तुम अगर अच्छे से मतलब कहीं घुमा फिरा के ऐसे ऐसे करके फिर ढक्कन खोलोगे तो तुम्हारे जितने माइंड में था कि इतनी ही गैस इसमें होगी, इससे कहीं ज्यादा गैस इससे बाहर निकलती है। नोटिस किया तुम लोगों ने? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड है और जो हम लोग ने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड डाली है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड के साथ क्या हो गई है, मिक्स हो गई है। और जब तुम इसको शेक वगैरह करते हो तो इनका क्या हो जाता है, डिसोसिएशन हो जाता है। जब तुम इसको बाहर से एनर्जी दे रहे हो तो ये जो बॉन्ड से मान लो वाटर से जुड़े हुए थे ये लोग, इनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। इसीलिए एक्सेस में CO2 क्या होती है, निकलने लग जाती है, राइट है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस वाटर में हम लोग ने ऐड किया कैसे? वेरी गुड, ठीक है, बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। तुम जितना ज्यादा चीजों को प्रेस करोगे वो उतना ज्यादा सॉल्युबल होने लगेगा, राइट है। या तो तुम जैसे घर पे कुछ बना रहे हो, पानी में तुमने शक्कर डाली हुई है, नीचे से गैस भी ऑन है, ठीक है, दूसरा अगर वो फिर भी जल्दी नहीं मिक्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या बचता है? कुछ लोग ऐसा बोलते हैं छोटे बन ही नहीं रहा है, जान दे, बंद करो। कुछ लोग कुछ लेके उसको ऐसा घुमाने लगते हैं, राइट, तो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तुम बाहर से प्रेशर दे रहे हो उसको मिक्स होने के लिए, ठीक है। तो किसी भी चीज की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैं बोल सकता हूँ क्या, प्रेशर के। मतलब मैं जितना ज्यादा प्रेशर लगाऊंगा उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर है ये चीज? अब इस चीज को अगर मैं नॉर्मल इक्वेशन में लेके आऊं तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू KP। K क्या है बताओ यहाँ पे? ठीक है, सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है ना, तो K को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। और इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ द सॉल्युबिलिटी ऑफ any gases in liquid is directly proportional to its pressure। समझा? ठीक है, तो चाहिए तो हेनरीज लॉ लिख लो, इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला है। एक आध मार्क के न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो वो भी नहीं आता है, ठीक है। देखो S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, दैट इज S इज इक्वल टू KP। K को ऐसा एरो मार के लिख लेना, K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट, S सॉल्युबिलिटी एंड P प्रेशर।
Calculate the mole fractions, molality and molarity of HNO3 in solution containing 12.2% of HNO3. डेंसिटी दिया हुआ है तुमको और हर एक एलिमेंट का मोलार मास दिया हुआ है या एटॉमिक मास दिया हुआ है। तो मोल फ्रैक्शन बताना है, मोलैलिटी बतानी है और मोलैरिटी बताना है, तीन चीजें। ट्राई करो, एटलीस्ट मोल फ्रैक्शन तो निकाल ही लोगे। ये भी निकाल सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं, फॉर्मूला लिखा हुआ है ना प्रॉपरली कि उसके पास क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी ऑफ HNO3 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस। ठीक है, HNO3 क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट कुछ नहीं दे रहा है तो क्या कंसिडर करके चलोगे, मैंने बोला था वाटर। अब उसने बोला है कि सोल्यूशन में 12.2% HNO3 है, मतलब इसका वेट कितना हो गया, 12%, 12.2। तो वाटर का कितना हो जाएगा, क्या करोगे, 100 में से 12.2 को निकाल दो, ये वाटर का वेट हो गया, राइट। यहाँ से W1 W2 मिल गया, तो इधर से तुम लोग क्या निकालोगे, N1 N2 और N1। एक बार N1 N2 निकल गया तो X1 X2 निकल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन तो यहीं पे आ गया तुम्हारा डायरेक्ट। बचा मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे तुम लोग निकाल ही रहे हो, अपॉन वॉल्यूम इन सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम कैसे निकालोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तुम्हारे पास है, डेंसिटी भी वो दे रहा है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा वहां से, वॉल्यूम नीचे रख दो, खत्म हो गई बात। और जब मोलैलिटी निकालोगे तो मोलैलिटी में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे सॉल्वेंट का मास, बस इसको डिवाइड कर दो, खत्म हो गया।